चालू नहीं था। देखो संख्याएं, नंबर्स, नंबर्स को कितने प्रकार से बांटे हैं? दो प्रकार, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर्स, रियल, और इसका मतलब इमेजिनरी। ठीक, बस ये जो क्वेश्चंस है ये हम सिर्फ एमसीक्यूज के लिए कर रहे हैं। ये ऑप्शनल में पूछते हैं, मतलब एक एक नंबर वाले में, खाली स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प वाले में। बाकी 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज है वही बार बार रिपीट होता है। मैंने इस पुस्तक में ऐड कर दी है, वहां से देख लेना। जितना क्वेश्चन यहाँ करेंगे वही क्वेश्चन बस करना। पुस्तक में और अदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए हैं, उनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मत बनाना। ठीक, इसमें से ही बनाना। समझ में आया ये चीज? अब देखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसे संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा, संख्या रेखा पर क्या कर सके? प्रदर्शित कर सकते हैं। और जिन्हें नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, इन्हें क्या कहेंगे? क्लियर हुआ? संख्या रेखा, बचपन में हमने संख्या रेखा पढ़े ना, ये बीच में 0, ये 1, ये 2, इधर इधर -1, ये -2 और ये -3। अगर हमें बोल दे दो संख्या रेखा पर दर्शाओ 2 को, तो ये 0 से स्टार्ट कर देना और ये 2 यहां तक है तो दर्शा दिए। और बचपन में हमने ऐसे बनाया था, ऐसे 2 कदम चलो, 3 कदम चलो, इस तरह से। अगर -2 दर्शाने बोले तो ये रहा हमारा -2। समझ में आया? बताओ 2.5 दर्शा पाएंगे कि नहीं दर्शा पाएंगे? 2 और 3 के बीच तो आएगा क्या? 2.5। तो 2 से 3 के बीच मिलेगा 2. इसको भी दर्शा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या बन सकता है? 1, 2, -1, -4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? ये क्या है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या बारे में थोड़ा सा जानो। काल्पनिक संख्या वैसे सिलेबस में तो है नहीं, उतना ज्यादा पढ़ना नहीं, लेकिन जैसे अगर एग्जांपल में मैं ये देता हूं माइनस का √25, माइनस का √25, बताओ अगर √25 देते हैं अपने को, √25 देते हैं तो इसका आंसर क्या बनता है? ±5, क्योंकि अगर हम 5 का वर्ग करें तब भी क्या मिलेगा? -5 का वर्ग करें तब भी, -5 का वर्ग मतलब -5 का कितनी बार गुणा है? 2 बार। -5 का गुणा कितना बार? 2 बार। तो -5 गुणित -5, तो -5 का वर्ग, तभी तो बनेगा क्या? 25। अब ऐसी संख्या खोजो, 25 को ही हमने क्या लिखा है बताओ तो? 25 को ही क्या लिखे हैं? 5 गुणित 5 मतलब 5 का वर्ग, तभी ये क्या बना है? 5 बनाए। और इसी 25 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या? -5 गुणित -5, तो -5 का, समझ में आया होगा? तो इस पर से ये रूप कटेगा, तो आंसर क्या आया? तो देखो एक बार +5 आया और एक बार -5 आया। समझ में आया? एक बार क्या आया? +5 और एक बार क्या आया? -5। अब बताओ अगर स्क्वायर निकालना है, मतलब वर्गमूल निकालना है, तो 2 बार गुणा करना पड़ता है। 25 को कितना बार गुणा किए? 25 का क्या किए? 2 बार 5 का गुणा किए। इसी 25 के लिए 2 बार -5 का भी गुणा किए। समझ में आया ना? 25 का अगर वर्गमूल पता करना है तो कोई भी 2 संख्या का बार बार गुणा की, मतलब 2 बार। एक ही संख्या का 2 बार, सॉरी, एक ही संख्या का कितना बार गुणा करना पड़ा? 2 बार। तो 5 का कितना बार गुणा हुआ है? 2 बार। -5 का भी कितना बार गुणा हुआ? 2 बार। तो हमें प्लस में मिल रहा है कि माइनस? प्लस आ रहा है ना, +25। कोई भी 2 बार माइनस का गुणा करोगे मतलब प्लस आएगा। अब बताओ ऐसी संख्या खोजोगे कि गुणा करने पर -25 मिले, तो बन पाएगा क्या? पॉसिबल है? -5 गुणित -5 आ पाएगा क्या? 5 पंचे क्या होगा? 25 और माइनस माइनस प्लस। लेकिन हमें रखना क्या है?
माइनस, तो पॉसिबल है क्या? अगर इसको प्लस में ले देते हैं, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, -25 मिल गया, लेकिन वो स्क्वायर किसका बनेगा? इसको लिख सकते हैं क्या -5 का वर्ग? नहीं, -5 का वर्ग का मतलब 2 बार -5 का गुणा, और इसमें एक बार 5 है और एक बार -5 है, तो वो तो संभव नहीं है। समझ में आया? 2 बार किसी भी माइनस वाली संख्या का 2 बार गुणा करके प्लस लाना संभव नहीं है। जैसे 4 है, -4, बताओ -4 किसी का वर्ग बन पाएगा क्या? नहीं बन सकता। अपने को 2 गुणित 2 करना पड़ेगा, या तो -2 गुणित -2 करना पड़ेगा, होगा? तो दोनों ही कंडीशंस में हमें क्या मिलेगा? प्लस में मिलेगा संख्या, और हमें लाना किस में है? माइनस में। तो ये संख्या संभव नहीं है। रूट के अंदर कोई भी माइनस वाली संख्या संभव नहीं है, उसको किस में बदलना पड़ेगा? वो प्लस में ही निकलेगा। समझ में आया? ये है काल्पनिक संख्या। ठीक, याद रखना। अच्छा, रियल नंबर्स को कितने प्रकार से बांटे? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? परिमेय और अपरिमेय। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे P की जगह मैं रख देता हूं 5, और Q की जगह अगर 0 रख दी, तो 5 को किससे भाग करना है? बताओ, भाग हो पाएगा क्या? 0 शून्यम, 5 शेष आ गया, फिर 0 लगाओगे, 0 शून्यम, फिर से 5 शेष फल आ गया, फिर 0 शून्यम। तो बताओ, कभी भाग जाएगा क्या 5? पूरी तरह से नहीं जाएगा। हर बार क्या बचेगा? 5 शेष फल बचेगा, वो कभी भी भाग नहीं जाएगा। तो ये कहां तक जाएगा? अनडिफाइंड, पता नहीं है कहां तक जाएगा। इसीलिए Q 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो चलेगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, 6/7 हो सकता है, 1/2 हो जाएगा, और ये तो लिख दी 3/1। समझ में आया? ये सब अपरिमेय संख्या में जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। चलो, जैसे एग्जांपल में बताता हूं, ये समझो, मेरे पास 2.5 है, 2.5। बताओ, इसको हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, यहां पर देखो, पॉइंट के बाद कितना अंक नजर आ रहा है? 1 अंक। तो हम पॉइंट को काट देंगे, तो नीचे में एक बार 10 लगा देंगे। यहां तक समझ में आया ना? देखो, 2.5, 2.5, पॉइंट के बाद कितना अंक दिख रहा है? 1 अंक। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक। तो हमने पॉइंट को हटाया, 1 अंक है, इसलिए एक बार 0 वाली संख्या का गुणा किए। और अगर पॉइंट के बाद मान लो 2 अंक रह जाए, अब 2 बार 0 का, पॉइंट को काटे, 1 लिखे, और कितना अंक बोले हो? 2 अंक। तो नीचे में, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या बन गया? 2.5 था, तो पॉइंट तो हट चुका, तो क्या बन गया ये? 25, और नीचे में 10। बताओ, परिमेय है कि नहीं? कट जाएगा वैसे, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, लेकिन हम काटना नहीं सिखा रहे। आ गया? ये क्या बना? 225/100। ये परिमेय संख्या है कि नहीं? मतलब पॉइंट वाली संख्याओं को किस में बदल सकते हैं? परिमेय संख्या। तो इसमें बताओ, 2.5, 3.5, इस तरह की संख्याएं आ सकती है कि नहीं? अगर इसी में मैं दूसरी संख्या ले लूं, जैसे 1.4567328221, ये डॉट 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 कहां तक जा रहा है पता नहीं, और जाएगा वो। इसको बदल पाओगे? चलो काट के देखते हैं। पॉइंट को काटे, तो पॉइंट को काटने के बाद 1 लगाए, जितना संख्या रहता है उतना बार क्या लिखते हैं? 0। अब कितना संख्या है इधर? अनंत, अनंत तक है, तो लिख पाओगे क्या उतना? तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो जैसे √2, √2 का मान अपने को पता है, √2 का मान 1.414, और ये और जाते जाएगा, 3, 6, 7, 5, 2, 9, ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक।
पता नहीं है वो कहां तक जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो बताओ ये निकल पाएगा क्या? ये कहीं पर निकल पाएगा? जैसे पॉइंट को काटेंगे तो नीचे में कितना जीरो लगाए पता नहीं है, अनंत बार आएगा। तो इसको हम लिख पाएंगे क्या बटे के रूप में? नहीं, इसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते। पी बटे क्यू के रूप में जिन्हें नहीं लिखा जा सकता, √2 को हम नहीं लिख सकते। बताओ √5 को लिख पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि √5 का एग्जैक्टली वैल्यू ही नहीं पता। वैल्यू पता है √5 का? हाँ बताओ √25 को लिख पाएंगे कि नहीं? क्योंकि 25 को अगर रूट के बाहर निकाले क्या बन जाएगा? 5, और 5 बटे 1 तो 25, 5 बटे 1 का मतलब वो हो गया ना परिमेय संख्या। बताओ √6 को लिख पाएंगे क्या? क्योंकि उसका मान ही नहीं पता, फिर से बदलना पड़ेगा। 7 वो भी नहीं बनेगा। 8 √9 बन जाएगा, क्योंकि √9 बाहर निकल कर क्या बन जाएगा? 3, तो 3 बटे 1, ये तो परिमेय संख्या बना। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जिसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है उसका परिमेय संख्या बना नहीं सकते। जैसे ये हो गया, √5 का हमें मान नहीं पता, नहीं बन सकता। √6 का भी नहीं पता, नहीं बन सकता। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। अब इसी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन को क्या कहे? क्या कहे? देखो ना, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाया? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोजन को हम क्या कहते हैं? नंबर्स का संयोजन, यानी कि संख्याएं। संख्या को कितने प्रकार से बांटे? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक मतलब जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाए, और काल्पनिक मतलब जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद वास्तविक को भी 2 प्रकार से बांटे, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय जिसे नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल याद रहेगा, जैसे वास्तविक में संख्या रेखा, ये तो पता है संख्या रेखा पर हम किसको किसको दर्शा सकते हैं? बताओ इसको दर्शा पाओगे क्या? नहीं दर्शा पाएंगे ना। और काल्पनिक संख्या तो समझ में आ गया, 2 बार माइनस का गुणा करके आना चाहिए प्लस, लेकिन हो जाता है यहाँ उल्टा, 2 बार माइनस वाली संख्या का गुणा करके माइनस ही लाओ बोल देता है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये होता है। समझ में आया? उसके बाद 2 प्रकार से बांटे, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जिसको P बटे Q के रूप में लिख दिए, ये हो गया। अपरिमेय जिसको लिख नहीं पाए। ये क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय, √7 अपरिमेय है। समझ में आ गया? तो याद रखना परिमेय और अपरिमेय किसको कहते हैं। हो जाएगा, लिखना पड़ेगा। सुनो आप थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। और देखो, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानते हो? सम संख्या किसको कहते हैं? 2 से पूरा पूरा कट जाए, हाँ चलो मान सकते हैं, जो पूरा पूरा विभाज्य हो जाए 2 से, वो सम संख्या। या जिस संख्या के इकाई के अंक में क्या रहे, 0, 2, 4, 6, 8, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। और विषम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़कर जो भी बचता है वो क्या है? विषम संख्या। समझ में आया? मतलब जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। क्लियर हुआ? जैसे देखो, सम संख्या किसको कहे? 0, 2, 4, 6, 8, मतलब 2 से विभाज्य। 2 से क्या हो जाना चाहिए? विभाज्य, भाग जाना चाहिए 2 से। विषम किसको कहेंगे? 1, 3, 5, 7 और चलते जाएगा ना। जो 2 से विभाज्य विभाज्य नहीं, इसको बोलते हैं इवन नंबर्स, और इसको ऑड नंबर्स। समझ में आया? इवन और ऑड। अब मैं एकदम सरल वाला सवाल पूछता हूं जो पेपर में कई बार पूछे हैं, उसको बताना। अगर एक चीज मैं 2 सम संख्याओं को जोड़ दूं, 2 सम संख्याओं को जोड़ दे तो क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं? सब लोग पुस्तक देखकर बता रहे हो। बंद करो, तो बंद करो सब लोग, सबका पुस्तक बंद। बताओ याद क्यों करोगे इसको, वो तो सोचने वाला है। देखो
दो सम संख्याओं को जोड़ो। सम संख्या में क्या आता है, एक संख्या मान लो ना 2, दूसरा सम संख्या मान लो 4, 4 और 2 जोड़े तब, बताओ ये सम है कि विषम है? तो दो सम संख्याओं का योग क्या आएगा, सम। इसी प्रकार दो विषम संख्याओं को जोड़कर देख लेते हैं। दो विषम संख्याओं को जोड़ दिए तब विषम। गुड। चलो एक विषम संख्या मेरे पास 3 है और एक विषम संख्या 1 है। एक बताओ सम है कि विषम? एक तो विषम है और 3 भी क्या है, 3 और 1 4, तो क्या मिला? चलो इसमें गलत हो सकता है, दूसरा करते हैं। 5 विषम है कि सम? 3 विषम है कि सम? तो 5 और 3 ये सम आया कि विषम? सम। तो विषम प्लस विषम क्या मिला? तो कैसे विषम बता रहे? अरे तो गलती से लिख दिया होगा। तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाँ तो सुधार लो। चलो पुस्तक में गलत रहेगा तो तुम लोग भी गलत बोल दोगे क्या? सूर्य पश्चिम दिशा से उगता है। अब तो तुम ही लोग बोल रहे अभी रात है। अब बोल दूं अभी रात है तो मान लोगे? हाँ तो जो अगर पुस्तक में लिख देगा मतलब सही हो गया। कई जगह प्रिंट मिस्टेक भी रहता है, याद रखना। जैसे सवाल बनाते हो ना प्रश्नावली का, तो कई जगह आंसर गलत आता है ना, तो कई बार पुस्तक का ही आंसर गलत रहता है, तो प्रिंट मिस्टेक हो सकता है कई बार। विषम और विषम मिलकर क्या बनेगा? सम। समझ में आया? अब जैसे हमने जोड़ा है वैसे ही घटा भी तो सकते हैं क्या? चलो घटा कर देखते हैं। 4 सम संख्या की विषम, 4 में 2 घटा देते हैं। 2 सम की विषम, तो 4 में 2 घटाए तब 2 सम है की विषम। मतलब सम संख्या में अगर सम संख्या घटा दिए तो क्या मिला? मतलब दोनों पर लागू होगा, प्लस पर भी और माइनस पर। समझ में आया? वैसे विषम वाला, विषम में ले देते हैं 5। 5 क्या है? विषम। 3 क्या है? 5 में 3 घटाए तब सम की विषम। तो विषम में अगर विषम घटाए तो विषम में विषम घटा दिए तब सम। जोड़ और घटाव दोनों पर लागू होगा, लेकिन गुणा पर नहीं होगा। समझ में आया? यहां तक क्लियर? ये दोनों क्वेश्चंस पेपर में आए हैं ना। दो सम संख्याओं का योग सदैव खाली स्थान प्राप्त होता है, क्या होगा? सम। और ये बोल देता दो सम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या प्राप्त होता है, असत्य। सत्य असत्यम भी पूछते हैं। समझ में आया? और अगर मान लो ये याद नहीं है तो वहां पर करके देख लो। दो सम संख्या बोला है, दो सम संख्या ले लो और जोड़ घटा कर देख लो, हो जाएगा। ठीक। अब इसी पर गुणा भी करके देखिए, क्या गुणा करके देखते हैं। दो सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्या गुणित सम संख्या, सम संख्या गुणित सम। दो सम है कि विषम? 3 विषम है कि सम? हाँ, तो हमें क्या लेना है? सम। 4 लेते हैं। 4 दूनी बताओ सम संख्या है कि विषम? तो इसमें भी क्या मिला? क्लियर? एक और लेकर देखें। 2 गुणित 6 नहीं, 4 गुणित 6, 6 चौक विषम की सम। आ गया? समझ में आया? एग्जाम्पल लिखना नहीं पड़ेगा ना ऐसे। अभी सम गुणित सम किया आप, विषम गुणित विषम, विषम गुणित विषम करके देखते हैं। 3 सम है कि विषम? 1 सम है कि विषम? 3 एकम क्या मिला? विषम संख्या। एक में गलत हो जाएगा, चलो और करके देखते हैं। 5 सम है कि विषम? 3 5 दिया सम की विषम। आ गया ना? समझ में आया? ऐसे कॉन्सेप्ट आएगा तो बन जाएगा पेपर में। सम गुणित सम हो गया, विषम गुणित विषम हो गया, और क्या बचा? सम गुणित विषम कर देते हैं। अच्छा, सम प्लस विषम नहीं किए हैं क्या अभी? सम और सम किए, विषम और विषम किए,
चलो कर देंगे, यहां कर देता हूं। सम संख्या प्लस विषम संख्या, इसको करके देखते हैं। बताओ, 4 सम संख्या की विषम, 4 कैसे है सम, प्लस 3 सम की विषम, तो 4 और 3 को जोड़े तब विषम की सम, 2 सम की विषम, 1 सम की विषम, क्या मिलेगा, ये भी क्या आया। तो सम और विषम के जोड़ में क्या मिल रहा है, क्या आ जाएगा, समझ में आया। गुणन भी लगा कर देखते हैं। अब इसका गुणा कर दो, 4 गुणित 3, 4 तिया 12, 2 एकम 2। तो बताओ सम गुणित विषम में क्या मिल रहा है, और करके देखें। 3 गुणित 4, 3 कैसे है विषम, 4 सम, अरे ये तो हो गया है। दूसरा नो, 6 गुणित 1, 6 एकम, तो क्या मिला, सम संख्या। सम गुणित विषम क्या आएगा, ठीक। बस समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ये पुस्तक में दिया ना पूरा। अब देखो चलो क्या क्या किए का, सम प्लस माइनस सम, सम और सम को जोड़ेगा सम आएगा। उसके बाद हमने किसको किसको जोड़ा, सम और विषम, सम और विषम, सम में 2 और विषम में 3, तो क्या मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, विषम और विषम को जोड़ देते हैं, विषम और विषम, तो 3 और 3, तो क्या मिल जाएगा, सम। 6 संख्या, इस पे भी एग्जांपल 2 और 2 4। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। इतना हो गया, और तो कुछ बाकी नहीं था, इतना ही पढ़े ना अभी। गुणा, गुणा बचा है कि हो गया, गुणा हो गया ना। देखो सम गुणित सम करते हैं, सम गुणित सम, जैसे 2 गुणित 4 कर दो, 4 दूनी 8, क्या मिला, सम संख्या। ये कॉन्सेप्ट तो पहले सीख चुके हैं। उसके बाद विषम गुणित विषम कर लो, विषम गुणित 3 और 3, 3 तिया 9, तो ये भी क्या मिला, मतलब विषम गुणित विषम करने से क्या मिलेगा, विषम। अब सम और विषम कर लेते हैं, सम गुणित ये 2 और ये 3, 3 दूनी 6, विषम की सम क्या आएगा, सम। रिवाइज बस कर रहे हैं ना दोबारा, समझ में आ गया। और कुछ नहीं बचा, और क्या बचा, हाँ नहीं, ये अभी जो पढ़े हैं उतने में रिवाइज कर रहे हैं वापिस, ये कर लिए, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब हमें बनाना है पहले सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सम और विषम कैसे बनता है समझो, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। इसी में एक चीज और पहले बता देता हूं, देखो शून्य, शून्य जानते हैं ना, 0 में अगर मैं किसी भी नंबर का गुणा कर दूं, नंबर मतलब कोई भी संख्या, 0 में अगर कोई भी संख्या का गुणा कर दे क्या मिलेगा, 0, ये तो पता है। तो इसका क्या बन सकता है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 0। तो क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, ठीक। 0 में किसी संख्या का गुणा करने पर खाली स्थान प्राप्त होगा, क्या होगा, 0। और 0 में किसी संख्या का गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, सही कि गलत। 0 में किसी संख्या का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, सही कि गलत, गलत। वही संख्या मतलब n हो जाएगा, ये कब मिलेगा, अच्छा। तो 0 को n से भाग करें तब भी, और n को अगर 0 से भाग करे तब, गलत, अनडिफाइंड। इसको तो कई बार हो गया बताते बताते, 1 को 0 से भाग करो ना, भाग जाएगा क्या, तो ये क्या है, अनडिफाइंड। समझ में आया।
अब बताओ, अगर किसी भी संख्या में हम n का गुणा कर देता, n मिलेगा। एक में किसी भी संख्या का गुणा करोगे वही मिलेगा। जैसे एक में मैं मान लो 5 का गुणा कर देता हूं, क्या मिलेगा? एक में 7 का गुणा करोगे, एक में 28 का गुणा करेंगे, तो क्या पता चला? किसी भी संख्या में एक का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या, n का मतलब नंबर, कोई भी संख्या चाहो तो x ले लो, y ले लो, z ले लो, n मतलब नंबर, मैंने दर्शा दिया, सरल है करके। समझ में आया? किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में एक का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? किसी भी संख्या में अगर हम क्या कर दें, एक का गुणा कर दे तो क्या मिलेगा? वापस वही संख्या प्राप्त होगा। ये समझ में आया? करके देख लो, 1 गुणित 4, 1 गुणित 5, 1 गुणित 20, 50, जितना भी लो वही संख्या ही मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं सम संख्या। क्या चीज? सम संख्या। पहले सम संख्या बनाना सीखेंगे। एक लाइन एक्स्ट्रा बताऊं, चलो पहले सम संख्या बनाना नहीं सिखाता। याद रखना, किसी भी सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग क्या होगा? सम संख्या प्राप्त होगा। आया? देखो, किसी भी सम संख्या का वर्ग, कोई भी सम संख्या ले लो और उसका स्क्वायर करो। जैसे हमारे पास 2 सम है कि विषम, इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 सम की विषम, इसका भी स्क्वायर करो। 6 सम की विषम, इसका भी स्क्वायर करो। समझ में आया? तो हम क्या जाने, सम संख्या का क्या करना है? वर्ग, स्क्वायर करना है। सम संख्या का स्क्वायर, ये क्या आता है ये पता करना है। तो बताओ, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, बताओ ये सब सम है कि विषम? तो किसी भी सम संख्या का अगर वर्ग कर दें तो हमें क्या मिलेगा? पता चला? और अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है, सम संख्या का वर्ग करने पर क्या मिलता है, तो चुपचाप रफ कार्य में करके देख लो। जैसे क्वेश्चन हमें इसी में बोल दिया है, किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव खाली स्थान होता है, तो करके देख लो। सम संख्या का वर्ग, 2 का वर्ग 4, सम संख्या और ले लो, 4 भी तो सम है क्या? 4 का वर्ग, तो क्या मिला? समझ में आया? अब विषम संख्या का वर्ग करके देखते हैं। विषम संख्या हमारा 3 है कि नहीं? 3 का वर्ग 9। विषम संख्या 5 भी तो है क्या? 5 का वर्ग। विषम संख्या 7 भी है, 7 का वर्ग। विषम संख्या 9 भी है, 9 का वर्ग। बताओ ये सब कैसी संख्याएं हैं? तो विषम संख्या का अगर वर्ग करें तो क्या मिलेगा? विषम संख्या का वर्ग क्या मिला? और सम संख्या का वर्ग क्या मिला? समझ में आया? विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या का वर्ग सदैव। समझ में आया? अब ये बताओ, किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का योग, किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का योग सम होगा कि विषम? सम। 2 लगातार संख्या, 2 लगातार संख्या, 2 लगातार संख्या मतलब 1 2 3 4, इस तरह से लगातार रहना चाहिए। कोई भी 2 लेना है, चलो अपन 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 क्या मिलेगा? 3 और 4 ले दिए था, 1 और 2 ले दिए था, सम मिल रहा है कि विषम? क्या मिलेगा? विषम। समझ में आया? तो क्वेश्चन
इस तरह से भी आ सकता है। जो अभी करवा रहा हूं कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं आएगा, सब क्वेश्चन एमसीक्यू है, पूरा का पूरा वन लाइनर, एक एक नंबर वाला सवाल है। इसमें से कोई भी सवाल अभी 2 नंबर 3 नंबर का नहीं आएगा, पूरा सवाल एक एक नंबर वाला जितना भी इस बोर्ड में लिखा है। समझ में आया? तो किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का योग क्या मिलेगा? विषम संख्या। और नहीं पता तो करके देख लो ना, लगातार संख्या 1 2 3 4 होती है, कोई भी दो को जोड़ लो, 1 + 2 3 विषम मिला, 2 + 3 5 विषम मिला। समझ में आया? दो लगातार सम संख्याओं का योग बोले तब, दो लगातार सम संख्या का योग। लगातार सम संख्या 2 4 6 8, कोई भी दो ले लो। हाँ, 2 और 6 मत ले देना, ये लगातार है क्या? 4 और 8 लगातार है क्या? नहीं। कौन कौन है? 2 और 4, 4 और 6, या 6 और 8, इसको बोलते हैं लगातार। जो लाइन से चले, बीच में गैप ना हो। तो इसको जोड़कर देखे, 2 प्लस क्या मिला? ये क्या है? समझ में आया? तो विषम वाला क्या मिलना चाहिए? दो लगातार विषम। वाह, मैं अभी बोला, दो लगातार विषम, विषम रहना चाहिए और लगातार भी रहना चाहिए। 1 3 5 7 ये सब है ना, लगातार बोले तो ऐसी तो आएगा। 1 और 3 लगातार है, 3 और 5 भी है, 5 और 7 भी है, जोड़कर देख लो। 1 + 3, वाह, 1 + 3 4, 3 + 5 5 3 8 है, 5 + 7, बताओ कौन सी संख्या मिला? तो दो लगातार विषम संख्याओं का योग क्या प्राप्त होगा? समझ में आया? ये यहां से मिल जाएगा। कोई भी विषम संख्या रहे जोड़ दो तो सम संख्या, कोई भी सम संख्या रहे जोड़ दो तो सम संख्या। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर पेपर में आया और ये मान लो याद नहीं है तो हम चुपचाप संख्या लेकर बनाना चालू करेंगे। समझ में आया? अगर लगातार सम संख्या बोल देंगे, लगातार सम संख्या ले लेंगे। लगातार विषम संख्या बोल दिए, लगातार विषम संख्या ले देंगे। सम संख्या का वर्ग बोल दिए तो सम संख्या का वर्ग लेकर चेक कर लेना। विषम संख्या का वर्ग बोला तो विषम संख्या का वर्ग चेक कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? बना लोगे? ठीक, आगे बढ़े। अब देखो सम और विषम, सम संख्या और विषम संख्या, ये बनता कैसे है इसको कर लेते हैं। सम बनाना है और विषम भी बनाना है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 2 3 4 5, चाहे कोई भी सम संख्या हो गया। एक भी हमें इसको सम संख्या बनाना है। क्या बनाना है? सम संख्या। कैसे बन सकता है? एक क्या है, सम है कि विषम? एक कौन सी संख्या है? विषम संख्या। 2 कैसी है? 3 और 4 सम, 5 विषम। तो सम वाले तो सम है, सम वाला तो सम ही है, कोई चिंता करने की बात नहीं, सम ऑलरेडी बना हुआ है। हमें क्या करना है? इन विषम संख्याओं को भी सम संख्या बनानी है। कैसे बना सकते हैं? गुणा कर देते हैं सीधा। देखो 2 का गुणा कर दे तो क्या मिल जाएगा? 2। यहां पर 2 का गुणा कर दूं तो 4, यहां 2 का गुणा लगा दो, यहां 2 का गुणा, यहां 2 का गुणा किए तब। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या थे? कुछ संख्याएं थे, n मान देते हैं, नंबर्स। n मतलब नंबर्स, कोई भी क्या है? संख्या n। हमने इसमें किसका गुणा कर दिया? 2 का, तो ये क्या, कौन सी संख्या बन गई? 2n, यानी कि सम संख्या। समझ में आया? तो क्या पता चला? किसी भी संख्या में, चाहे वो विषम हो या सम, अगर 2 का गुणा लगा दें तो क्या बन जाता है? ये समझ में आ गया ना? देखो ये हमारे पास कुछ संख्याएं थी, हमने किसका गुणा कर दिया? 2 का, तो वो कैसी संख्या बन गई? तो क्या पता चला? किसी भी संख्या में अगर हम क्या कर दें? 2 का गुणा, तो वो क्या बन जाता है? सम संख्या। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब विषम संख्या बनाते हैं। क्या चीज? विषम। चलो विषम लेकर देख लेते हैं, जैसे इन्हीं संख्याओं को ले,
1 2 3 4 5, 5 बार में चेक कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। पहले बताओ 2 है, सम है कि विषम है? अगर मैं सम संख्या में क्या कर दूं, 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? विषम। जैसे 2 क्या है? सम संख्या। सम संख्या में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये क्या है? विषम। 4 सम है कि विषम? अगर हम इसमें 1 जोड़ देता ये विषम की सम। 6 क्या है? 1 जोड़े तब विषम की सम। समझ में आया? तो क्या पता चल रहा है, ये क्या कौन सी संख्या है और ये क्या है? +1। सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो बन क्या रहा है? समझ में आया? सम संख्या में 1 जोड़ दें तो क्या बन जाता है? विषम। और सम संख्या क्या माने हो? 2n में 1 जोड़ देता विषम बन जाएगा। देखो अब भी मैं बताया, सम संख्या में क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, ये रहा ना। सम संख्या में क्या करना है? 1 जोड़ना है, तब क्या बनेगा? विषम संख्या। सम संख्या में क्या करना है? 1 जोड़ना है, तो क्या बनेगा? विषम। और सम संख्या कैसे बनता है? किसी भी संख्या में 2 का गुणा करने से। तो 2n + 1, ये क्या मिलेगा? अब समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो अब किसी भी संख्या में हम क्या कर देते हैं? पहले 2 का गुणा। 2 का गुणा कर देंगे तो क्या बन गया? सम संख्या बन गया। और इन्हीं सम संख्या में अगर हम क्या कर दें? 1 जोड़ दें तो क्या बन जाता है? विषम। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इसको मान लेते हैं यह है हमारा कोई भी नंबर n, इसमें हमने किसका गुणा किया? तो यह बन क्या गया? सम संख्या। और इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया? विषम। क्या बना? विषम। करके देख लो। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 4 और 1 3 दूनी 6 और 1 4 दूनी 8 और 1 5 दूनी 10 और 1। समझ में आया? सम संख्या बनाने आ जाएगा, विषम भी बनाने आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या क्या समझे? पहले बनाना है क्या चीज? सम। किसी भी संख्या में अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सम। और इस सम संख्या में अगर 1 जोड़ देता आप, विषम। समझ में आया? बन जाएगा। अब भी मैंने बताया था सम संख्या का वर्ग क्या कहलाता है? सम संख्या का वर्ग क्या होगा? सम। 2 का वर्ग 4 और n का वर्ग n का वर्ग। तो बताओ 4n का वर्ग। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2, 2 गुणित 2, n गुणित n। बताओ इसमें भी सम संख्या आया कि नहीं आया? इसीलिए सम संख्या का वर्ग सम होगा। समझ में आया? क्लियर? अभी सम संख्या जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको सवाल करवाते टाइम करवा दूंगा। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सम संख्या कैसे बनाना है समझ में आ गया? विषम कैसे बनाना है समझ में आया? सम कैसे बनाएंगे? 2 का गुणा करके। और विषम कैसे बनाएंगे? 2 का गुणा करके 1 जोड़ना है। समझ में आया? डायरेक्ट मत कर देना, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम बन जाएगा, कर वो गलत हो जाएगा। सम संख्या में ही 1 जोड़ने पर विषम बनता है। विषम में अगर 1 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? ये तो सम बन गया। समझ में आया? 4 में 1 जोड़े तभी क्या बनेगा? विषम। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना था मेन। देखो इधर पूर्णांक संख्या टॉपिक है। कैसे हो गया? क्या लिखा हूं मैं? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। संख्या को जानते हैं ना कितने प्रकार से बांटे हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सा? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर पाए और जिसे प्रदर्शित नहीं कर पाए क्या है? काल्पनिक। फिर वास्तविक संख्या को 2 प्रकार से बांटे,
कौन कौन सा? परिमेय और अपरिमेय। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? हाँ, गिनती की संख्या यानी कि गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ये कितने प्रकार? दो, सम और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या, इसको याद रखना ना। प्राकृत संख्या को इसलिए मैं बताया नहीं था उतना ज्यादा। गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। इसमें सम संख्या भी आ सकता है और सम विषम तो पढ़ा दिया था ना, सम विषम जानते हो। अब पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या कितना? 3 होगा। एक पूर्णांक संख्या निगेटिव, एक पूर्णांक संख्या पॉजिटिव और एक पूर्णांक संख्या 0। समझ में आया? देखो, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, तीनों हो सकता है। तो ऋणात्मक -1, -2, -3 कहां तक जाएगा? अनंत तक, तो -इनफाइनाइट। समझ में आया? ये क्या है? पूर्णांक संख्या, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। वैसे ही अब धनात्मक वाले में कौन आएगा? +1, +2, +3, ये कहां तक जाएगा? तो ये कैसे है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। समझ में आया? अब बताओ, 0 धनात्मक है क्या? ऋणात्मक है? नहीं। तो 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो 0 क्या है? 0 परिमेय संख्या कहलाएगी कि नहीं? 0 तो परिमेय संख्या हो सकता है, 0 परिमेय संख्या हो सकता है। 0/1 बताओ, परिमेय है कि नहीं? क्या है? परिमेय संख्या। 0/5 ये भी क्या है? परिमेय। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? पूर्णांक संख्या कितना प्रकार से है? 3, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव। निगेटिव वाले में ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा, मतलब जितना भी निगेटिव वाला रहेगा पूरा ऋणात्मक है और जितना भी प्लस वाला है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या। और 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। तो 0 क्या है? परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन तो पेपर में आया है। 0 ना तो धनात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक संख्या। 0 क्या है? सिर्फ एक परिमेय संख्या। समझ में आया? चलो इसको नोट करो, मैं चिन्ह बताता हूं उसके बाद। अगला है चिन्ह, सिंबल। चिन्ह समझे? जानते हो? ये किसका चिन्ह? बराबर। और ये जो चिन्ह नहीं जानते होंगे लिख लेना। ये क्या होगा? समांतर। और ये समांतर नहीं। और ये इसलिए चूंकि तो ये है, चूंकि तो ये है, ये वाला चूंकि। और ये पता है ना? वाह, लिख दे। इसको भी लिखूं? ये वाला समरूप। इसको तो और बताया था क्या? इसको नहीं पढ़े हो? ये क्या है? और ये सर्वांग सम। ये बड़ा कि छोटा? छोटा, बड़ा। बड़ी छोटी का चिन्ह तो अब नहीं आता क्या? देखो, इसका मैं अभी समझाता हूं। जैसे 4 है और ये 5 है, ये चिन्ह होगा। 5 है और ये 4 है, अब ये चिन्ह लगेगा। याद रखना, जिसका नुकीला वाला भाग है वो छोटे की तरफ रहता है। ठीक, नुकीला वाला भाग हमेशा छोटे की ओर। ये 4 है तो ये नुकीला भाग छोटा है। ठीक, ये वाला 4 है, छोटा है, तो नुकीला भाग उसी की तरफ। तो ये वाला छोटा का चिन्ह और ये बड़ा का चिन्ह। समझ में आया? ये कौन सा चिन्ह? ठीक, गलत। ये क्या है? बड़ा। देखो ना, 5 बड़ी है 4 से, 5 बड़ी है 4 से, तो ये किसका चिन्ह है? बड़े का। और ये किसका चिन्ह?
छोटा। इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हो, इसको बस याद रखना, नुकीला वाला जो सिरा है वो हमेशा छोटे की तरफ रहेगा, नुकीला वाला सिरा छोटे की तरफ। ठीक, समझ में आया? और क्या बच्चा? हाँ, ये वाला इंगित करता है, इंगित करता है, इसी को अंतर्भाव भी बोलते हैं ना। क्या होगा? अंतर्भाव। जैसे ये, इसका मतलब पी अंतर्भाव क्यों, पी अंतर्भाव क्यों। क्लियर हुआ? और क्या बच्चा इसमें? ये देखो, का सदस्य है, का सदस्य है, जैसे का सदस्य है, ई जैसे बनेगा। सुना ध्यान से, मेरे पास एक है, 1 2 3 4 ई एफ ए बी। ठीक, अगर मैं 2 लेता हूं, क्या चीज बताओ? 2 ए का सदस्य है, इसका मतलब अब भी बताया, ये क्या है? का सदस्य है, का सदस्य है, इज बिलोंग्स टू, इंग्लिश में बोलते हैं इज बिलोंग्स टू। 2 ए का सदस्य है, 2 ए का सदस्य है। समझ में आया? बताओ 2 ए का सदस्य है कि नहीं? 2 ए का सदस्य है, उसी में से तो आया है। इसी को अगर मैं अब लिख देता हूं आई, इंटीजर नंबर। अभी मान लेते हैं पूरा क्या है? पूर्णांक संख्या है, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो बताओ 2 पूर्णांक संख्या का सदस्य है कि नहीं? क्योंकि 2 कहां से निकला है? इसी ग्रुप में से निकला है। अब समझ में आया कैसे पहचानना है? 2 इसी में से निकला है, इसीलिए क्या बोले इसको? पूर्णांक संख्या है। तो 2 किसका सदस्य है? आई का। आई मतलब इंटीजर नंबर होगा। अब बताओ मैं जी ले देता हूं, जी बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। बताओ जी इंटीजर नंबर है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि जी इसमें है क्या? जी इसमें है ही नहीं। समझ में आया? जी इसमें है ही नहीं, इसलिए जी इंटीजर नंबर नहीं है। बताओ ई इंटीजर नंबर है कि नहीं? अब समझ में आया? तो ये लगाना रहेगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं ये, नहीं नहीं, इसको दूसरा बनाते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च, लास्ट दिसंबर, ये क्या है? महीनों के नाम ए से दर्शा देते हैं। इससे? ए से। तो ए जुलाई, बताओ जुलाई ए का सदस्य है कि नहीं? जुलाई ए का सदस्य है, क्योंकि बीच में तो आएगा ना पूरे महीने के नाम, जुलाई है। अगर दूसरा चीज कर दोगे, जैसे एक मंडे लिख देता हूं, अब ये देखो ना, ये डेज डेज क्यों, मतलब दिसंबर तक पूरा महीनों के नाम है, दिनों के नाम नहीं है। समझ में आया? का सदस्य का क्लियर हुआ? तो इसलिए अब बताओ ये सदस्य है क्या? इसलिए इसको नहीं करके कट कर देंगे। जी इंटीजर नंबर का सदस्य है, इसलिए इसको कट कर दो। तो इंप्लाइज दैट का मतलब का सदस्य नॉट बिलोंग्स टू, सदस्य नहीं। समझ में आया चिन्ह? का सदस्य है और का सदस्य नहीं है, हो जाएगा। अब एक चीज ये है फॉर ऑल, फॉर ऑल सभी के लिए। जैसे इसको मिटा दें, फॉर ऑल सभी के लिए। जैसे मैं ले देता हूं 2n, क्या है? 2n। टू एन क्या है? सम संख्या, इसको तो समझा दिया ना। 2n क्या है? एक सम संख्या। अब बताओ ये हमने कर दिए फॉर ऑल, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या, n बिलोंग्स टू
अब प्राकृत संख्या में तो सम भी आएगा विषम भी आएगा, क्या आया? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कहा? प्राकृत संख्या, मतलब सभी के लिए एन क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या का सदस्य होना चाहिए। समझ में आया? सभी के लिए कुछ भी ले लें, एन क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या का सदस्य होना चाहिए। क्लियर हुआ? ये अब सवालों में यूज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चिन्ह फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए जो एन है क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या का सदस्य होना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ? हो गया, बस इतना ही है। अब सवाल स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं बता। एक्स्ट्रा चीज और कुछ नहीं है। हो गया। देखो, सिद्ध कीजिए 2k + 11 क्या है? विषम पूर्णांक है, जहां k क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, 0, माइनस और प्लस। साथ में सम और विषम संख्या भी जान चुके हैं। प्राकृत संख्या को दो प्रकार से बांटे ना, सम संख्या और विषम। गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें सम संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं। सम भी आता है और विषम भी आता है। ठीक, अब क्या बोला है? सिद्ध कीजिए 2k + 11 क्या है? विषम पूर्णांक संख्या है। क्या है? विषम पूर्णांक संख्या। तो देखो, विषम संख्या कैसे बनते हैं? किसी भी सम संख्या में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? ये कॉन्सेप्ट तो पहले से पता है। सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो क्या बनता है? विषम संख्या। ठीक, सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम। अब सम संख्या कैसे बनाते हैं? किसी भी संख्या में क्या करते हो? 2 का गुणा, मतलब 2 संख्या को मान देते हैं n। किसी भी संख्या में 2 का गुणा कर दें तो क्या बनेगा? सम संख्या। और इस सम संख्या में अगर एक जोड़ देता, समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। तो अपने को विषम संख्या बनाने आ चुका है, विषम संख्या बनाने आ गया। कैसे बनेगा? एक जोड़कर। किसमें एक जोड़ना है? सम संख्या में एक जोड़ना है, तब क्या बनेगा? विषम। ठीक, तो ये क्या है? 2k + 11 क्या सिद्ध करना है इसको? विषम। क्या सिद्ध करना है? विषम। तो विषम कब बनता है? सम संख्या में एक जोड़कर। तो सबसे पहले इसको सम में बदलना पड़ेगा और एक जोड़ना पड़ेगा अलग से। ठीक, तो मान लेते हैं, माना विषम पूर्ण n क्या है? एक विषम पूर्णांक है। n क्या है? विषम पूर्णांक है। मान लिए, तो ये हो गया n 2k + 11 होगा, क्योंकि विषम पूर्णांक यही तो है। क्या इसी को हमने क्या कर दिया? n मान दिया। माना 2k + 11 बराबर n। ये क्या है? विषम। क्लियर हुआ? n भी विषम है और 2k + 11 भी विषम। समझ में आ गया यहां तक? अब देखो n का n, ये हो गया 2k। मैं बताया कैसे तोड़ोगे इसको? 10 बोल +1 में, क्योंकि एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विषम संख्या। तो 11 को कैसे तोड़ेंगे? 10 + 1 में। बताओ, इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो। अगर हम इसको सम संख्या बना लें तो सम संख्या में एक जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा? समझ में आया ना? तो हमें अब ये विषम मिल चुका, इसको बस क्या करना है? आप क्या बनाएंगे इसको? अरे इसको सम बनाओगे ना,
सम संख्या बनाएंगे तभी तो एक जुड़ेगा। तो सम संख्या कैसे बनता है? 2 का गुणा। तो n ये कर दिया हमने 2 से गुणा, तो यहां क्या बन जाएगा? k प्लस 2 पंचे 10 और प्लस 1। बताओ बन गया कि नहीं बना? ये हो गया 2 और ये कोई संख्या किसी भी संख्या में हमने क्या किया? 2 का गुणा। 2 का गुणा तो कैसे बन गया? सम संख्या। और इस सम संख्या में एक जोड़ दिए तब विषम बना। तो मान लेते हैं, माना k प्लस 5 बराबर m, k प्लस 5 बराबर क्या कर दिए? m। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2 का 2, k प्लस 5 की जगह m और प्लस में 1। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 2m क्या है? सम संख्या। 2 का 2 m कर दिए। अब किसी भी संख्या में हमने क्या किया? 2 का गुणा, तो कैसे बन चुका है वो? सम संख्या। और सम संख्या में क्या हुआ है? एक जुड़ा है, मतलब अब क्या बन गया? विषम। क्या बन गया? विषम। सम और प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो अतः 2k प्लस 11, 2k प्लस 11 क्या है? एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। अब चिन्हों के बारे में बताना पड़ेगा। चिन्ह के बारे में बताना पड़ेगा। देखो n क्या है? एक विषम। k क्या है? k एक सिर्फ पूर्णांक है। k एक पूर्णांक है, तो बताना पड़ेगा ना। फॉर ऑल चिन्ह के बारे में बताया था। सभी के लिए k कैसे है? पूर्णांक। k क्या है? पूर्णांक। समझ में आया? सभी के लिए k I का सदस्य है। समझ में आया? इस चिन्ह के बारे में कल बताया था। फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए, इस बिलोंग्स टू मतलब का सदस्य है, I का मतलब पूर्णांक, I का मतलब पूर्णांक, और k का मतलब जो हमें निकाल दिया है। तो सभी के लिए k इंटीजर नंबर का सदस्य है। सभी के लिए k पूर्णांक संख्या का सदस्य है। इसको हिंदी में लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, सभी के लिए k कैसे है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। सभी के लिए k क्या है? पूर्णांक संख्या का सदस्य है। आया? अब पूर्णांक संख्या ऐसे लिख सकते हो, -2, -3, 0, 1, 2, 3, इस तरह से। समझ में आया? पूर्णांक संख्या में 0 भी आए, माइनस भी आए, प्लस भी आए, तो बताओ ये होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बोल दूं 2 k का सदस्य है कि नहीं? 3 k का सदस्य है कि नहीं? 3 k का सदस्य है। वही तो बोला जा रहा है, सभी के लिए कोई भी संख्या ले लो, होना क्या चाहिए? वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ये बोल रहा है ये चिन्ह। समझ में आया? तो उसको यहां भी बताना पड़ेगा ना। फॉर ऑल m क्या है? कोई भी पूर्णांक संख्या। m क्या है? पूर्णांक संख्या। मतलब m सभी पूर्णांक संख्या का सदस्य है। m का कुछ भी मान रख लो, 1, 2, 3, 4, 5, एनीथिंग, कुछ भी, वो रहना क्या चाहिए? i, यानी कि इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? बस पेपर में इतना बस लिखना रहेगा। ठीक, नोट करो। मिटाऊं? देखो जो क्वेश्चन अभी करवाया था ये 2024 का था। अब मैं इसी का दूसरा सेट का करवा रहा हूं, ए और सी। ठीक, इस बार बदल दिए, इसको 4k प्लस कर दिए और इसको 9 है क्या? 4m प्लस 9 ना। हाँ, सब चर को बदल दिए, कांस्टेंट को बदल दिए हैं, 4m प्लस 9 कर दिए। अब समझ में आया? ये भी 2024 का ही था। देखो कैसे बनेगा। अब हमें क्या सिद्ध करना है? 4m प्लस 9 क्या है? एक विषम पूर्णांक है। पिछली बार क्या दिया था? 2k प्लस 11, ये क्या था? विषम पूर्णांक। इसको सिद्ध करना था। इस बार क्या दे दिया है? 4m प्लस 9। हो सकता है कभी 4k प्लस 7 दे दे, हो सकता है यहाँ पर 2k प्लस 7 दे दे, कुछ भी बदल सकते हैं।
आया, लेकिन स्टेप वही रहेगा करने का, मानना पड़ेगा। माना n क्या है, एक विषम पूर्णांक, मान दिए। और विषम पूर्णांक क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 4m प्लस 9। समझ में आया, 4m प्लस 9, और यहां m होगा ना, m। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। उसके बाद n का n, देखो ये हो गया हमारा 4m। 9 को कैसे तोड़ेंगे, 8 प्लस 1। समझ में आया, पहले प्लस 1 बनाकर अलग कर दो, क्योंकि सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विषम, इसीलिए हमने क्या कर दिया, एक को अलग कर दिया। समझ में आया। अब n का n फिर तोड़ेंगे, कैसे तोड़ते हैं, सम संख्या में ही एक जोड़कर क्या बनता है, विषम। तो पहले से हमने एक तो ला लिया है, एक ला लिया है, बचा क्या, एक ला लिए ना, तो क्या बचा, सम संख्या बनाना बचा है। क्या बनाना बचा, सम संख्या। और सम संख्या कैसे बनाते हो, 2 का गुणा। तो ये हमने किया 2 को बाहर, तो 2 को बाहर, तो ये क्या बन गया, 2m प्लस 2 चौक 8, और एक को अलग रख दो। समझ में आया, पहले एक को अलग करना, उसके बाद सम संख्या बनाना, बन गया। ये हो गया n का n। एक मिनट, अब यहां हमारे पास क्या है, 2m प्लस 4, 2m प्लस 4, इसको हम दूसरा कांस्टेंट मान देते हैं k। क्या कर दिए, k माना। तो n का n, 2 का 2, 2m प्लस 4 को हमने क्या मान दिया, k, और प्लस में देखो फिर से बन गया ना वही, 2k क्या है, सम संख्या, और एक जोड़ दिए तब हो गया प्रूफ। अतः एक मिनट, यह क्या है, एक n बराबर 2k प्लस एक क्या है, एक विषम संख्या। पिछली बार के में भी लिख लेना, विषम संख्या है। अतः 4m प्लस 9 क्या होगा, एक विषम पूर्णांक संख्या। समझ में आया, देखो 4m प्लस 9 क्या है, एक विषम, हमने उसको क्या कर दिया, n मान दिया। n क्या है, विषम, और n क्या है, विषम, यहां भी सिद्ध हो गया। सब जगह n को हमने क्या कर दिया, n एक विषम है और n एक विषम है, और n क्या है, 4m प्लस 9, सिद्ध हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, चिन्ह लगाओ। देखो यहां क्या दर्शाएंगे, फॉर ऑल, फॉर ऑल के किसका सदस्य है, के किसका सदस्य है, आई, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। आई क्या है, पूर्णांक संख्या। समझ में आया, यहां भी दर्शाना पड़ेगा फॉर ऑल। एम क्या है, किसका सदस्य, पूर्णांक संख्या का सदस्य। समझ में आया। अब ये तो हो गया, अब मैं एक सवाल पूछता हूं, इसको बताना। 4k प्लस 7, इसको कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले बताओ जल्दी। 4k प्लस 6 प्लस 1 हो गया, फिर 2, फिर 2k प्लस 3 प्लस 1। आप इसको कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने n माना तो n ही मानो, k मानू तो k मानो। यहां जो दिया है और यहां जो दिया है उसको छोड़कर बाकी कुछ भी मानो चलेगा। यहां क्या दिया था मुझे, m दिया था, तो मैंने n को हटाकर क्या कर दिया, n मान दिया। यहां मुझे क्या दिया है, k, तो मैं n ही मान सकता हूं ना। a b c कुछ भी मानो जो इसमें ना दिया है। समझ में आया, तो ये हो गया n। अब क्या होगा, 2, के पहले से दे दिए ना, अभी बताया था। 2m प्लस 1, मैं बोला जो यहां दिया है उसको बस मत मानो, यहां दूसरा चीज मानो। आया, बन जाएगा। 9 वाला तो टूट गया, क्या 6k प्लस 13, ये कैसे टूटेगा बताओ जरा। 6k प्लस 12 प्लस 1,
तो आप 2 कॉमन, तो 3 के 6 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा 2m प्लस 1n। और फॉर ऑल के कहां से निकल रहा है, पूर्णांक संख्या से। के कहां का सदस्य है, पूर्णांक का। और सभी के लिए यहाँ m किसका सदस्य है, पूर्णांक का। देखो 4-5 सवाल तैयार सीधा, समझ में आया। अब बोर्ड एग्जाम में कोई भी दे, ऐसे ही तोड़ना है अगर इस पैटर्न पर आता है। क्लियर हुआ, बन जाएगा। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग नहीं दिया है, विषम संख्या का वर्ग दिया है क्या, सम दिया होगा ना, कौन से नंबर में है। सिद्ध कीजिए सम और विषम संख्या का योग है। चलो 1 मिनट, इसको मैं विषम संख्या कर लेता हूं। चलो विषम दिया है तो विषम ही मान लो। सिद्ध कीजिए विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, विषम संख्या होता, ये सिद्ध करना है। ठीक, समझ में आया। सिद्ध कीजिए विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। देखो 2023 और 2019 दोनों साल में यही आया था। बनाएं, सिद्ध कीजिए विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम। एक बार करके देख लेते हैं। 3 विषम संख्या है, इसका स्क्वायर कर दो, 3 का वर्ग विषम आया। 5 सम की विषम, 5 का वर्ग, तो यदि क्या मिला, विषम संख्या का वर्ग क्या मिला, मिला ना। तो अब लिखना पड़ेगा माना, माना n एक क्या है, संख्या है, संख्या प्राकृत संख्या मान लो। इसमें कुछ दिया नहीं है ना, तो हम क्या मान लेते हैं, माना n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। इसको चलो 1 मिनट, यहां पर कोई संख्या के बारे में बताया नहीं है ना, तो इसको इस तरह से लिखो। देखो विषम संख्या के बारे में बताना है तो मान लेंगे, माना n क्या है, एक विषम संख्या है। n क्या है, एक विषम संख्या। समझ में आया, हमने क्या मान दिया, n को एक विषम संख्या मान दिया। अब देखो विषम संख्या कैसे बनता है, बताओ विषम संख्या कैसे बनाते हो, सम संख्या में एक जोड़कर। तो सम संख्या भी बनाना पड़ेगा। सम संख्या कैसे बनता है, 2 का, तो 2n प्लस 1 क्या बनता है, विषम। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1। अरे ये तो एकदम सेम सेम चार हो गया, इसको अलग करो, इसको k मान लो। ठीक, एक जैसे मत मानना सबको। जैसे यहां पर n मान रहे हैं, यहां अगर k माने तो यहां n मानो, यहां a मान रहे हो तो यहां b मान लो, अलग अलग बस मानना। समझ में आया, एक जैसे मत करना। ये क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, k का वर्ग, और इधर भी 2n प्लस 1 का वर्ग। समझ में आया, क्योंकि हमें क्या बोला है, n क्या है, सॉरी k क्या है, विषम संख्या, और हमें क्या करना है, विषम संख्या का वर्ग। तो हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। क्लियर हुआ। तो ये हो गया k का वर्ग। बताओ यहाँ फॉर्मूला बनते दिख रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a और b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का, समझ में आया, हो जाएगा। अब देखो 2 का वर्ग, और ये क्या बन जाएगा, n का, और 2 दूनी 4, n प्लस, समझ में आया। अब हमें क्या बनाना है, विषम संख्या। और विषम संख्या बनाने के लिए क्या बताया था, एक
जुड़ा रहता है किसमें, तो एक जोड़ना है मतलब एक को अलग करेंगे। और देखो इसमें साफ है, एक अलग हो चुका है, अलग। बचा क्या चीज, सम बनाना बस बचा। सम कैसे बनाएंगे, दो का गुणा करके होगा। तो यहां पर हम दो को कॉमन कर देते हैं, कर दिए, क्योंकि दो का गुणा करना है ना। तो यहां क्या बनेगा, दो दूनी चार, टू, और ये क्या होगा, एन का प्लस में दो एन होगा ना, और प्लस में, समझ में आया कि नहीं आया तक, क्लियर। अब हम मान देते हैं, माना 2n स्क्वायर प्लस 2n, 2n स्क्वायर प्लस 2n, क्या मान देंगे इसको, m, m मान देते हैं ना, क्योंकि बताया था हर बार अलग अलग करोगे, जहां k माने, जहां n माने, तो यहां m। समझ में आया, तो k का वर्ग, दो का दो, इस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, m, प्लस में क्या आया 1। अब देखो 2m कैसी संख्या है, और सम संख्या में अगर एक जुड़ा है तो समझ में आया ना, क्योंकि 2m प्लस 1 क्या है, एक 2m प्लस 1 विषम, क्योंकि 2m प्लस 1 क्या है, एक विषम संख्या है, होगा। अतः सिद्ध, अतः के स्क्वायर भी क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो 2m प्लस 1 क्या है, सम संख्या, तो के स्क्वायर भी क्या बनेगा, 2m प्लस 1 एक विषम संख्या, तो के स्क्वायर भी क्या होगा, विषम, क्योंकि इसी के बराबर में तो चल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, लास्ट में लिख लेना, अतः सिद्ध हुआ कि विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम। क्वेश्चन को लिख लोगे, अतः सिद्ध हुआ कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। क्लियर। हाँ अब सुनो ना, चिन्ह बताना पड़ेगा ना, चिन्ह बताना पड़ेगा। देखो यहां पर हमने क्या लिया है, एन, क्या लिए हैं, एन, तो एन फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी के लिए एन कहां से निकलना चाहिए, हाँ के, प्राकृत संख्या, नहीं सॉरी के थोड़ी, एन 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 प्राकृत संख्या, एन मतलब प्राकृत संख्या। गणना के लिए जो संख्याएं यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब उसमें 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, समझ सॉरी शून्य तो नहीं, शून्य तो पूर्ण संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरा आ सकता है, सम भी और विषम भी। इसीलिए हमने क्या माना, एन क्या है, नेचुरल नंबर, एन सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या। एन क्या होगा, सम या तो विषम, तो यहां पर सम रखो या विषम रखो, एक जुड़ेगा मतलब विषम ही तो बनेगा क्या, ठीक। वैसे यहां पर भी फॉर ऑल, एम कौन सी संख्या है, नेचुरल नंबर। समझ में आया, एम कौन सी संख्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ यहां तक, फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी के लिए एम प्राकृत संख्या का सदस्य है, हमें प्राकृत संख्या लेना है, ठीक। क्लियर हो गया, नोट कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन को खुद से बनाओगे, एक क्वेश्चन, ठीक। टोटल इस बुक में जो पीडीएफ दिया हूं इसमें 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में मैंने अभी तक 5-6 क्वेश्चन करवा दिया। एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दूंगा तो प्रैक्टिस के लिए भी कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसीलिए बोल रहा हूं कम से कम एक क्वेश्चन तो खुद से प्रैक्टिस करोगे। इस वाले क्वेश्चन को बनाकर देखोगे, सिद्ध कीजिए सम और विषम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या होता है, ठीक। मैं इसको बता रहा हूं, देखो सिद्ध कीजिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्या। अब हमें यहां पर ये नहीं बोला है, अच्छा है 1 मिनट, सम संख्या है ना, क्वेश्चन में सम संख्या दिया है,
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? हमेशा 6 का गुणज। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? क्रमागत संख्या पता करनी पड़ेगी। क्रमागत के बारे में बताया था। क्रमागत मतलब लगातार संख्या होगा, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, ये क्रमागत लगातार होगा। सम संख्या पता है? क्रमागत सम 2 4 होगा। क्रमागत विषम 5। ठीक, अगर मैं सिर्फ सम संख्या लिखूं 2 6 10 8, हाँ बताओ ये क्रमागत है क्या? क्योंकि बीच में छूट गया। कौन छूट गया? अच्छा, तो ऐसी संख्या क्रमागत नहीं कहलाएगी। समझ में आया? जो लगातार चले वही क्रमागत संख्याएं होंगी। क्लियर हुआ? लगातार चले वही क्रमागत संख्याएं होंगी, बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्रमागत ये प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या, प्राकृत क्रमागत। बताओ क्रमागत कैसे मिलता है? 1 के बाद 2 कैसे मिलेगा? 1, 2 के बाद 3 कैसे मिलेगा? 3 के बाद 4, और 4 के बाद 5 में भी। तो क्रमागत संख्या कैसे मिलता है? +1 करने पर 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगा। समझ में आया? तो अगर मैं कोई संख्या k मान दूं, क्या है k, तो उसके बाद वाली संख्या k प्लस, और ये अब दूसरी संख्या, तो k +1 में फिर +1 करो तो अगली संख्या। समझ में आया? मतलब k प्लस 2 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब इसमें फिर से 1 जोड़ देंगे, अगली संख्या बनेगा, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर अगली संख्या बनेगा। क्लियर हुआ? बताओ ये क्रमागत कौन सी संख्या? क्रमागत सम संख्या। पहला क्रमागत सम संख्या 2 माने 0 होगा ना, पहली सम संख्या 0। बताओ, लेकिन हम प्राकृत संख्या ले रहे हैं इसलिए 0 को नहीं लिए। ठीक, प्राकृत संख्या में 0 नहीं लेते, पूर्ण संख्या में आता है। तो 2 में कितना किए तब 4 मिला? 2 जोड़े, 4 में और 6 में भी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हमने सम संख्या में अगर 2 जोड़ा तो अगला सम संख्या मिलेगा, अगला सम संख्या मिलेगा। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है? n है। क्या है? n। अब इसको सम संख्या कैसे बनाओगे? 2 का गुणा करके। ये क्या बन गया? सम संख्या, पहला सम संख्या। क्या होगा? पहला। दूसरा सम संख्या कैसे बनाओगे? दूसरा सम संख्या कैसे बनाओगे? देखो ना, पहला सम संख्या 2, तो दूसरे सम संख्या क्या बना? 4, मतलब 2 जोड़े हैं तब बना ना, तो ये क्या बनेगा? 2n + 2, तब ये दूसरा सम संख्या बनेगा। आया? यहां पर 2n + 2 में फिर से 2 जोड़ो तो ये क्या बन गया? 2n + 4, ये तीसरा संख्या। समझ में आया? 2n + 4 है, फिर से इसमें 2 जोड़ोगे तब 2n + 6, और ये तीसरा सम संख्या। अब समझ में आया? लगातार 2 जोड़ते जाएगा मतलब नया सम संख्या बनते जाएगा क्रमागत। देखो इसको हमने क्या माना? 2n। पहला सम संख्या को क्या माने? 2n। तो 2n में क्या करोगे तब अगली संख्या मिला है? 2 जोड़े हैं तो 2n + 2। आया? एक सम संख्या में 2 जोड़ दोगे तो अगली वाली सम संख्या प्राप्त होगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? वैसे ही अब विषम संख्या पर आओ। बताओ n कैसा है? कोई भी प्राकृत संख्या। n कैसा है? अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तब सम संख्या, और अगर 2 का गुणा कर दे तब ना,
और प्लस अगर एक जोड़ देता तो ये कौन सा विषम संख्या हुआ? पहला विषम। ठीक, पहला विषम संख्या हुआ। अब इसी विषम संख्या में, पहले विषम संख्या में अगर एक जोड़ दें तो क्या बनेगा? दो जोड़ना है ना। एक के बाद कितना मिला? 3। अरे तुम लोगों को गिनती भी सिखाऊं? 2 जुड़ेगा, 3 के बाद 5 तो इसमें भी, और 5 के बाद तो इसमें भी। मतलब पहली विषम संख्या में 2 जोड़ने पर अगला विषम संख्या मिलेगा। समझ में आया? पहली विषम संख्या में अगला विषम संख्या मिलेगा। पहला विषम संख्या ये हुआ, तो पहला विषम संख्या में क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे तो अगला विषम संख्या मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया? 2n प्लस बनेगा। वैसे ही 2n प्लस 3 अब दूसरा हो गया, 2n प्लस ये दूसरा, और इसमें फिर से कितना जोड़ेंगे? तो 2n प्लस, सॉरी, तो ये कौन सा विषम होगा? तीसरा। अब समझ में आया सम विषम का कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर सिंपल प्राकृत संख्या में एक जोड़ दें तो अगली प्राकृत संख्या मिलेगा। सम संख्या में 2 जोड़ दे तो अगला सम संख्या, विषम संख्या में भी 2 जोड़ दे तो अगला संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब सवाल पर आते हैं सीधा। देखो अब क्वेश्चन क्या बोला है? सिद्ध कीजिए 3 क्रमागत संख्याएं। 3 क्रमागत संख्याएं समझी है क्या? अच्छा हाँ सॉरी, 3 क्रमागत क्या है? सम संख्या। तो मानना पड़ेगा ना, माना n क्या है? कोई भी संख्या, n को क्या करना पड़ेगा? कोई भी संख्या माना n क्या है? कोई प्राकृत संख्या। प्राकृत n क्या है? प्राकृत संख्या है। तो 3 क्या बनाना है? क्रमागत सम संख्या है। तब 3 क्रमागत कौन सा? 3 क्रमागत सम संख्याएं। 3 क्रमागत सम संख्याएं कैसे बनाओगे? चलो बनाएं। देखो n को क्या माने? प्राकृत संख्या। n को क्या माने? प्राकृत संख्या। अगर हम इस पर 2 का गुणा कर देता तो पहला सम संख्या बन गया क्या चीज? 2n। अब 2n में अगर 2 जोड़ दे तो दूसरा सम संख्या। समझ में आया? और 2n प्लस 2 में भी अगर 2 जोड़ देता तीसरा सम संख्या मिलेगा कि नहीं? तो ये क्या बन गया? 2n प्लस 4। 2n प्लस ये हमारी कौन सी संख्या? समझ में आया? इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, मैं डायरेक्ट ऊपर में अब लिख रहा हूँ 2n प्लस। इतना तो समझ जाओगे ना, 2 जुड़ा है करके, इतना भी दिमाग नहीं जुड़ेगा। समझ में आया? दिमाग को तो जोड़ना सीखो। क्लियर हुआ? 3 क्रमागत संख्याएं। अच्छा अगर 4 बोल देता, 4 संख्या बोल देता तब 2n प्लस 6। समझ में आया? अगर चौथी संख्या भी बोलता तो 2n प्लस ये बनाना पड़ता ना। 5वां संख्या बोलता तो 2 जोड़ते चलो सीधा। समझ में आया? लेकिन हमें सिर्फ 3 ही बोला है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब क्या बोला है? हमें संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। प्रश्नानुसार संख्याओं का क्या करेंगे? योग। संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। बताओ पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, करने पड़ेगा ना संख्याओं का योग। अब जोड़ो 2n और 2n 4n, 4 और 2 होगा प्लस
2 और 4 कितना आया 6। अब बताओ हमें किसका गुणज पता करना है। अब पहले गुणज को समझो, गुणज क्या होता है। जैसे 2 का अगर गुणज बोलूं तो सिंपल 2 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। 2 का गुणज 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया और 2 चौक। समझ में आया। अगर मुझे 3 का गुणज बोले तो 3 एकम 3 दूनी 3 तिया 3 चौक। समझ में आया गुणज। अब 6 का गुणज बोला है तो 6 गुणित 1, 6 गुणित तो 12, 6 तिया। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब क्या पता चला, जिसका भी गुणज बोला है उसमें हमें नंबर्स को गुणा करते चलना है। ये किसका गुणज हुआ 2 का, हमने इसमें संख्याओं का गुणा कर दिया यानी कि n कर दिया। इन संख्याओं को क्या कर दिए n मान दिए। ये किसका गुणज है तो 3 लिखे और इन नंबर्स को हमने क्या कर दिया n मान। ये किसका गुणज तो इन नंबर्स को क्या कर देते हैं, बन गया ना 6 का गुणज। देखो यहां पर भी क्या होगा, दोनों में से क्या कॉमन नजर आए, हमें बनाना क्या चीज है 6n। अगर 2 का गुणज बोलता तो क्या बनाते, 3 का गुणज बोलता तो 6 का गुणज बोला है तो 4 का गुणज बोलता तो अभी फिलहाल कितना बोला है 6 का गुणज तो 6n बनाना पड़ेगा। तो यहां से 6 को कॉमन कर दो, क्या बचा n प्लस आया। अब 6 को हम लिख देते हैं 6, n प्लस 1 को मान दो m, n प्लस 1 को क्या कर दिए आया। n प्लस 1 बराबर क्या मान दिए m, माना तो क्या बन गया 6m। अब यहाँ n माने क्या, इसको m नहीं मान सकते क्या, चाहो तो ABC मानो mn कुछ भी मानो, सिर्फ n मत मानो क्योंकि n पहले से मान चुके हो। और आया समझ में आया, क्योंकि हमने क्या कर दिया है पहले से n मान के रखा है, इसीलिए दोबारा n मत मानना। के माने रहते तो के नहीं मानते। क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं आया। अब बताओ m क्या है, m क्या होगा पूर्णांक संख्या में भी तो आएगा, m पूर्णांक संख्या में भी आएगा। m क्या है पूर्णांक, प्राकृत में भी निकल जाएगा पूर्णांक में भी निकलेगा। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 होगा, पूर्णांक संख्या मतलब पॉइंट में भी आता है ना। पूर्णांक संख्या उस दिन तो बताया था क्या माइनस भी आता है और प्लस भी, तो माइनस में आएगा तो क्या नहीं होगा क्या गुणज, बताओ -12 6 का गुणज नहीं है क्या, तो इसलिए क्या कर दिए इसको पूर्णांक मान दिए। समझ में आया। तो फॉर ऑल m किसका सदस्य i का पूर्णांक संख्या का, 6m क्या है 6 का गुणज है। लास्ट में लिख लेना 6m 6 का गुणज। समझ में आया, चूंकि 6m क्या है 6 का गुणज, अतः सिद्ध होता है कि 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग 6 का गुणज होता है। क्लियर हुआ, लिख लोगे यहां लिख लेना, सिद्ध हुआ 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 6 का गुणज होता है। लिख लोगे बस हो गया इतना। देखो सिद्ध कीजिए कि 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है और n क्या है एक प्राकृत संख्या है। n क्या है एक प्राकृत संख्या। तो देखो सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको लिखो, दिया 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 का, इसको k के बराबर में मान देते हैं। ठीक मानते हैं ना हर बार के जैसे, k के बराबर में हमने क्या कर दिया सॉल्व करते। इसका कोई काम नहीं है k का, सिर्फ बराबर करने के लिए हमने माना है। इसको सॉल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं है तो सॉल्व करो। देखो इसको हम मान देते हैं a और इसको, और ये a और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखूं a प्लस बी का और a माइनस
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया, देखो बराबर। सबसे पहले प्लस वाला, तो ये प्लस है ना। सबसे पहले ए की जगह क्या दिख रहा है, तो 2n का प्लस 2, ए की जगह बी की जगह, हो गया पहला वाला फॉर्मूला क्लियर। फिर बीच में क्या है, तो माइनस लगाए, ब्रैकेट लगाए, माइनस आता है तो फिर ये वाला फॉर्मूला पुट करो, ए की जगह 2n। अच्छा हाँ, एक मिनट भूल गए क्या, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये भूल गए थे ना, माइनस। अब देखो ए की जगह 2n, तो 2n का स्क्वायर, फिर माइनस 2, ए की जगह 2n इंटू बी की जगह 3, हो गया प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब 3 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, बस हमने ए की जगह 2n रखा और बी की जगह 3 रखा। समझ में आया, सॉल्व करते देखो, 2 का वर्ग और n है तो n का भी वर्ग, 2 दूनी 4 तिया n, 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग और n का भी वर्ग, 2 दूनी 4 तिया प्लस 3 तिया 3 का वर्ग ना होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब ब्रैकेट ओपन होगा, मतलब माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, 4n का स्क्वायर प्लस 12n प्लस 9, ये माइनस का भी 4n प्लस का माइनस का, सब चिन्ह बदलता है ना। तो देखो ये क्या बन गया, 4n स्क्वायर और प्लस माइनस 4n स्क्वायर, एक प्लस में और एक फिनिश हो गया। 12n और 12n 9 प्लस में और 9 तो खत्म, क्या आया 24 है। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं कल बताया था, जैसे अगर हमें 4 का गुणनखंड बोलना है, 4 का सॉरी गुणज, गुणज और गुणनखंड में अंतर पता है, गुणज 4 का गुणज, तो 4n कर दो, 4 गुणित 1, 4 गुणित 3, जस्ट इसके पहले वाले सवाल में है। समझ में आया। अब गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है समझो। गुणनखंड मतलब कि वो संख्या किस किस से भाग जा रहा है। जैसे मैं ले लेता हूं 12 किसका किस, 12 का गुणनखंड क्या क्या है, 1 से भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 8 9 10 11 सीधा 12 से। तो ये सब क्या है, 12 के गुणनखंड। और अगर 12 का गुणज बोल दे, 12 का ये क्या था गुणनखंड, अब गुणज, तो 12 का गुणज के लिए 12 एकम 12 दूनी 12 तिया। समझ में आया कि नहीं आया। गुणज मतलब पहाड़ा पढ़ना, गुणनखंड मतलब भाग देना। समझ में, गुणज मतलब गुणा और गुणनखंड मतलब भाग। समझ में आया। तो देखो यहां पर 24 है, बताओ हमें 6 का गुणनखंड बताना है कि 8 का कि 4 का, 8 का, तो किससे निकालेंगे 8, 8 हम क्या कर देंगे बाहर, हो गया। तो क्या बता देंगे 8 तिया 3n, मिला कि नहीं मिला। समझ में आया यहां तक। 8 गुणित क्या मिला 3n। अब देखो किसी भी संख्या में अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो उसका गुणनखंड तो बनेगा ही। जैसे मैं 8 में मान लो 4 का गुणा कर देता हूँ, 8 चौक 32 होगा ना, 8 चौक 32। चलो 8 में 3 का भी गुणा करके देख लेते हैं, 8 तिया, इसका गुणनखंड 8 निकलता है कि नहीं निकलता देखते हैं। इसका गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 आएगा। देखो 8 आया कि नहीं आया गुणनखंड। ये किससे भाग जाएगा, 1 से 2 से 3 से तो नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 6 7 8 जाएगा 8 से। देखो दोनों का गुणनखंड 8 आया कि नहीं आया, मतलब मल्टीपल है, मतलब गुणनखंड ही है। तो हम क्या मान देते हैं, माना 3n बराबर क्या कर देते हैं m मान दो। चलो सब हो गया, k भी मान दिए n भी मान दिए, तो क्या मान दिए, तो क्या बन गया 8m।
समझ में आया कि नहीं आया? 8m, यह क्या है? 8 का गुणनखंड है, 8 का गुणनखंड। समझ में आया? अतः संख्या ऊपर में जो दिया है उसको लिखोगे। यह क्या है? 8 का गुणनखंड है, गुणनखंड 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 बोले है ना। अब देखो n क्या है? प्राकृत संख्या। n क्या है? प्राकृत संख्या। तो यहां दर्शाना पड़ेगा ना, फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी के लिए n किसका सदस्य होगा? हाँ, प्राकृत n, नेचुरल नंबर। अब समझ में आया? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर सभी का सदस्य है, सभी के लिए। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, सभी के लिए n प्राकृत संख्या का सदस्य है। समझ में आया? n का मतलब नेचुरल नंबर, ये तो पढ़े हो ना। n मतलब नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। w मतलब होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। i मतलब इंटीजर यानी कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या a, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आया? पता रहना चाहिए। ठीक, खैर वो सिलेबस में अभी है नहीं, लेकिन आ सकता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, क्योंकि संख्या तो सिलेबस में, अब ये संख्या के अंतर्गत तो आएगा। समझ में आया? तो यहां पर भी क्या बताएंगे? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। नहीं, पहले इसको बताओगे ना n को। समझ में आया? यहां पर अब बताना रहेगा क्या चीज? फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n। क्लियर हुआ? देखो यहां पर हम किसके बारे में लिखे हैं अभी? n के बारे में। तो n क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो n नेचुरल नंबर का सदस्य है, n प्राकृत संख्या का सदस्य है। अब हमने यहां क्या लिख दिया? m। तो अब m के बारे में बताना पड़ेगा, m किसका सदस्य है? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का। क्लियर हुआ? सभी के लिए m प्राकृत संख्या का सदस्य है। क्लियर हुआ? बस इन 3 जगह चिन्ह को बता देना। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक, बस इतना ही लिखना था पेपर। समझ में आया ना? खत्म पूरा का पूरा चैप्टर। बस इस चैप्टर में जितना ही पढ़ाया हूं इस क्लास में उतना बस कर लेना, बाकी अदर चीज कहीं से मत पढ़ना। ठीक, इतना आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा।